चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक और त्रुटि विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कि ये जो है कि चैप्टर है और ये क्लास 11 का ये जो है कि फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जो क्लास 11 का फिजिक्स है। ठीक, फर्स्ट फिजिक्स है और फर्स्ट चैप्टर भी है। ठीक, चैप्टर का नाम है मापन तथा मात्रक त्रुटि विश्लेषण। बात ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छा से। अब हम शुरू किए हैं फिजिक्स जो है कि फर्स्ट फिजिक्स है। इसमें फिजिक्स देखिए, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान बोलेंगे, भौतिक विज्ञान। ठीक, भौतिक विज्ञान बोलेंगे। ठीक, इसको इंग्लिश में हम फिजिक्स बोलते हैं, फिजिक्स या PHYSICS। ठीक, फिजिक्स है। देखिए भौतिक विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान को का हम परिभाषा देखेंगे। ठीक, तो भौतिक विज्ञान का ऐसे नॉर्मली आप बोल सकते हैं कि हमारे आसपास के होने वाले अनेक प्रकार की भौतिक घटनाओं, ठीक, का अध्ययन ही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे आसपास के होने वाले विभिन्न प्रकार की भौतिक घटनाओं को हम भौतिक विज्ञान, उसके घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहेंगे। ठीक, चलिए अब ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे मापन तथा मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। ये भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। ठीक, चलिए अब हम इसको देखते हैं, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। ठीक, चलिए अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मापन है, तो मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट बोलते हैं, MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक, तथा मात्रक है तो मात्रक को यूनिट बोलेंगे, यूनिट। एंड उसके बाद त्रुटि को ईरर बोलते हैं, ERROR, ईरर। ठीक, बात समझ रहे कि नहीं। ईरर का स्पेलिंग देखिए होता है ERORR, ईरर। और विश्लेषण को एनालिसिस। ठीक, ये हो गया हमारा जो है कि हम ये मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट, यूनिट एंड ईरर एनालिसिस हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम पहले मापन की बात कर लेते हैं कि मापन क्या होती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मापन क्या होती है। ठीक, ये एकदम बेसिक लेवल से है, जो बच्चा क्लास 9th में है उसके लिए भी ये लगभग काम कर देगा। ठीक, अच्छा से देखिएगा। अब यहाँ पे मापन है, देखिए तो मापन, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं मापन। ठीक, मापन। फिर यहीं पे हेडिंग डालेंगे मात्रक हेडिंग डालेंगे। ध्यान दीजिए, तो मापन का मतलब क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को। ठीक, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भौतिक राशि को। अब भौतिक राशि क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब हम मापन को अभी न पढ़ा के पहले हम भौतिक राशि के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देखिए भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि। ठीक, ये हो गई भौतिक राशि। इसको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़, QUANTITIES। ठीक, क्वांटिटीज़। ठीक, अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब राशि होता है। तो भौतिक राशि का मतलब वो हुआ कि देखिए जिसको हम माप सकते हैं, हमारी लंबाई को मापा जा सकता है, हमारे वजन को मापा जा सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक, मतलब कि जिसको हम माप लेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई ध्वनि है, ध्वनि को भी माप सकते हैं हम हर्ट्ज में। ठीक, फिर लंबाई को भी माप सकते हैं, लंबाई को मीटर में माप सकते हैं, या तो केजी में किलोमीटर में माप सकते हैं, किलोमीटर में, या तो सेंटीमीटर में माप सकते हैं। तो ये जो है कि हम मापन की प्रक्रिया ये जब चल रही है, तो भौतिक राशि का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम माप सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब हम कितना आज खुश हैं, ये आप नहीं माप सकेंगे, बस हम ये फील कर सकते हैं अंदर से कि हम कितना खुश है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए अभी आयतन हो गया, आयतन को भी हम मापते हैं। आयतन को किसे मापते हैं, मीटर पर 3 घात में मापते हैं। क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल को हम मापते हैं मीटर पर 2 घात में। तो ये सब जो है कि हम इसको माप सकते हैं। तो ये इन सब को हम भौतिक राशि बोल सकते हैं। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। अब हम कितना खुश हैं, हम कितना गुस्से में हैं, ये कोई माप नहीं सकता है, हम अंदर से बस फील कर सकते हैं। ठीक, तो जिसको नहीं मापा जा सकता है उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक राशि। ठीक, जैसे कहा जाता है ना कि हम ये बता सकते हैं सनम कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर वैज्ञानिकों ने भौतिक राशि में प्यार को न रखा होता तो। ठीक, तो देखिए ये जो है कि इतना हो गया। तो अब मान लीजिए हम किसी से ऐसे लव हो को तो आप नहीं माप सकेंगे कि हम कितना, क्योंकि ये भौतिक राशि में है ये नहीं है, भौतिक राशि में है ये नहीं है कि प्यार जो है कि भौतिक राशि में नहीं है, नहीं तो उसको भी माप देते कि हम कितना जो है कि ये है। ठीक, बस भौतिक राशि में क्या रखा गया, ध्वनि, लंबाई, आयतन, ये सब रखा गया है। ठीक, इसको नहीं, और ये लव हो गया तो नहीं माप सकेंगे। ठीक, ये सब भौतिक राशियाँ हैं, वो भौतिक राशियाँ नहीं है। ठीक, अब देखिए अब भौतिक राशियाँ तो हम पढ़ लिए, भौतिक राशियाँ का मतलब समझ गए। चलिए अब हम देखते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक, चलिए
अब यहाँ पे है मापन, तो मापन को हम मीजरमेंट बोलेंगे, मीजरमेंट मीजरमेंट, ठीक, मीजरमेंट। अब इसको ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है। तो मापन का मतलब किसी भी भौतिक राशि को, जैसे मान लीजिए वो भौतिक राशि लंबाई है, क्या है, लंबाई है, ठीक। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि एक कोई ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, देखिए ये क्या है, ज़मीन, ठीक। ये ज़मीन का ये क्या है, लंबाई है, ये क्या है, लंबाई, ठीक। तो किसी भी भौतिक राशि यानी लंबाई को, किसी भी भौतिक राशि को जिससे मापते हैं, किससे, जिससे मापते हैं। अब आपको बात समझ में नहीं आया होगा, हम अच्छे से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे देख लीजिए, जैसे दूध देखें कि नहीं, दूध, तो दूध को तो हम माप सकते हैं लीटर में, ठीक। तो मान लीजिए कि हम दूध को मापते हैं कि 5 लीटर हुआ, कि 6 लीटर हुआ, कि 7 लीटर। लेकिन बात ध्यान दीजिए, हम किससे मापते हैं, उसका एक मापन आता है, एक मापन आता है। देखिए ऐसा होता है, ऐसे, ठीक, ऐसा होता है। यही जो है कि मापन है, इसी से हम दूध को मापते हैं। देखिए ये इससे, ये पूरा 1 लीटर का होता है, 1 लीटर का, ठीक। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये जो है कि ये इसको हम, इसका नाम देंगे मापन। क्या देंगे, मापन। जैसे दूध मापा जाता है, तब बोलते हैं कि मापन दो ना, थोड़ा हम माप लें। बात समझ आ रही है कि नहीं। तो किसी भी भौतिक राशि को हम जिससे मापते हैं, यानी किससे मापे हैं, तो मापन से मापे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं। अगर हमारी लंबाई को मापना होगा, तो लंबाई का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई, तो हम किसका, हमारा लंबाई किससे मापा जाएगा, तो किसी फीता वगैरह से नाप लेंगे, या स्केल से नाप लेंगे कितना फुट है, यानी जो हमारा फीता हो जाएगा, फीता, ये हमारा क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। अच्छे से ध्यान दीजिए। अब हमारा वजन है, मान लीजिए हम 60 kg के हैं, ठीक। मान लीजिए हम 60 kg के हैं, तो हमारा जो ये वजन है, हम वजन 60 kg के तो हैं, लेकिन किससे मापा जा रहा है, किसी या तो तरजीव किलो से, ऐसे मापा जाएगा, ठीक। तो ये जो है कि हमारा जिससे हम मापेंगे, जैसे मान लीजिए जो तरजीव किलो होता है, उससे वो जो है कि मापन हो जाएगा, ठीक। अब चलिए, अब हम मात्रक देखेंगे, मात्रक देखेंगे। अब मात्रक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। किसी भी भौतिक राशि को, देखिए इसमें भी आ रहा था किसी भी भौतिक राशि को, तो मापन का मतलब किसी भी भौतिक राशि को जिससे मापते हैं उसे मापन कहलाता है, और किसी भी भौतिक राशि को जिसमें मापते हैं उसे मात्रक बोलते हैं, ठीक। ध्यान दीजिए, मात्रक का मतलब, अब मान लीजिए हम अभी दूध माप रहे थे, किससे, किसी मापन से। इसमें मान लीजिए इसमें दूध भर गया, अब इसको हम ऐसे किसी बर्तन में दूध को हम गिरा दिए, उस दूध को हम गिरा दिए। मान लीजिए एक बार नापे हैं, तो कितना हो गया, 1 लीटर, कितना, 1 लीटर। अब ये थोड़ी है कि हम दूध को दर्जन में नापेंगे, कि हमको 5 दर्जन दूध दीजिए, ये नहीं है, क्योंकि ये इसका मात्रक है ही नहीं। ये दूध को हम मापते हैं आयतन, दूध क्या है, आयतन में होता है, तो आयतन को हम मापते हैं किस में, लीटर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक। अब देखिए, तो हम अब दूध को हम किस में मापेंगे, लीटर में, लेकिन किससे मापे हैं, तो किसी मापन से, ठीक। तो मापन का मतलब देखिए, अगर बोला जाए कि हमारा लंबाई 5 फुट है, कितना, 5 फुट है, ठीक। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसमें हमको मापन बताओ, मापन बताना है। मान लीजिए हमारा लंबाई मापा गया है फीता से कितना फुट, 5 फुट, ठीक है। हमारा लंबाई फीता से मापा गया है 5 फुट। तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका मापन बताओ, मापन कितना है, और मात्रक बताना है, इसका मात्रक बताना है। तो मापन देख लीजिए, मापन का मतलब किससे मापा गया है लंबाई को, तो फीता से मापा गया है, यानी मापन इसमें फीता हो जाएगा। और किस में मापा गया है, अब हमारा लंबाई है तो या तो फुट में या तो मीटर में, इसमें मापा जाएगा। अब ये थोड़ी कि हमारा लंबाई 5 दर्जन का है, 5 लीटर का है, ऐसा तो होगा नहीं। हमारा लंबाई 5 फुट में है, यानी हमारा मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुट हो जाएगा, फुट। तो बात इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम मान लीजिए बोले कि हमारा लंबाई मापा गया है फीता से, जो है कि वो कितना है, मान लीजिए 5 मीटर है, कितना, 5 मीटर। तो हमारा यहाँ पे अब मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो ये जो है कि हमारा मात्रक, मापन और मात्रक है, ठीक। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे, यूनिट, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आंकिक मान क्या होता है, आंकिक मान पे अब हम चर्चा करेंगे, ठीक। चलिए, अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। चलिए, अब हम देखेंगे आंकिक मान, यानी आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक मान को हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू बोलेंगे। हम अभी मापन और मात्रक देख चुके हैं, मापन को इंग्लिश में मेजरमेंट और यूनिट बोलते हैं, इसको मात्रक को यूनिट बोलेंगे। तो ध्यान दीजिए कि मापन और मात्रक तो आप पढ़ लिए अच्छे से, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी आंकिक मान क्या होता है, तो आंकिक मान के बारे में अब ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, आंकिक मान होता क्या है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, फिर वही हम क्वेश्चन ले रहे हैं कि हमारा
हमारा लंबाई मापा गया है फीता से, किससे? फीता से, ठीक। और कितना? 5, मान लीजिए 2 मीटर मापा गया है, 2 मीटर, ठीक। अब इसमें पूछ रहा है कि मापन बताओ, मापन बताना है, फिर इसका मात्रक बताना है, ठीक। और इसका फिर आंकिक मान पूछ रहा है, आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए मापन का मतलब किससे मापा गया है हमारा लंबाई? तो फीता से, तो फीता लिख लीजिए। फीता आप जानते हैं ना, दर्जी और ये जो है कि नापते हैं शरीर, ठीक। अब देख लीजिए मात्रक क्या होता है? मात्रक यानी किस में मापा गया है? फीता से तो मापे, लेकिन किस में? मीटर में मापे हैं, यानी मीटर हो जाएगा यहाँ पे, इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आंकिक मान यानी कितना मापा गया है, तो 2 मीटर, 2 मापा गया है, इसका मतलब यही आंकिक मान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। अब देखिए जैसे मान लीजिए हमारा द्रव्यमान, अब मान लीजिए हमारा लंबाई न करके अब द्रव्यमान लिख दिया जाए, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन, हमारा वजन, ठीक। तो हमारा जो है द्रव्यमान मापा गया है किससे? तो क्या बोले? मापा गया है जो मापने वाला होता है ना, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान मापने वाला, उस पर खड़े हो जाओ, उसका पूरा अपना वेट बता देता है, ठीक। तो द्रव्यमान को मापने वाला होता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए उसको तरजू बोलेंगे, तरजुई केजी, ठीक। तो तरजुई केजी उससे मापेंगे। मान लीजिए कि हम 60 केजी को मापा गया है, 60 केजी, मान लीजिए हमारा वजन कितना है? 60 केजी। तो अब देखा जाए तो अब मापन क्या हो जाएगा? तो तरजू हो जाएगा, तरजू जो मापने वाला होता है, ठीक। मात्रक क्या हो जाएगा? तो किस में मापा गया है? तो केजी में मापा गया है। मापन यानी कितना केजी मापा गया है? तो 60 केजी। तो ये जो है कि हमारा मापन और मात्रक तथा आंकिक मान है, ठीक। तो हम इतना सब पढ़ लिए, यानी मापन और मात्रक के बारे में अब हम पढ़ लिए हैं। अब हम थोड़ा देखेंगे मापन जो मात्रक होते हैं इनके प्रकार देखेंगे, ठीक। फिर राशियाँ क्या होती है? अभी हम भौतिक राशि आपको पढ़ाए हैं, लेकिन भौतिक राशि होते कितनी, ये सब राशियाँ कितने होती हैं, तो ये जो है कि अब हम इसके बारे में अच्छे से डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक। चलिए अब हम हम लोग पढ़ेंगे अब ये जो है कि राशि क्या होती है, ठीक। राशि पढ़ेंगे, राशि क्या होती है, ठीक। तो राशि जो है देखिए 2 टाइप के राशि होंगे, एक तो मूल राशि होता है, मूल राशि, ठीक, मूल राशि होता है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक। बात ध्यान से देखिएगा, व्युत्पन्न राशि होता है एक जो है कि मूल राशि होता है, ठीक। मूल राशि, अब देखिए मूल राशि क्या होती है? मूल राशि को इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक। अब देखिए व्युत्पन्न राशि को डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे, क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक। क्वांटिटीज बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। ध्यान दीजिए, मूल राशि को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक। अब हम ये सब मिटा के अब मूल राशि या हेडिंग डालेंगे। मूल राशि को पढ़ने के बाद तब जाके हम व्युत्पन्न राशि पढ़ेंगे। देखिए मूल राशि क्या होती है? मूल का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, मूल माने मेन होता है, एकदम मेन, वही मेन एकदम, ठीक। जैसे मान लीजिए बंदर, देखें बंदर, तो बहुत ज़्यादा बंदर में एक बंदर का सरदार होता है, जो वही मेन होता है, वही मूल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे वैसे ही जब बहुत राशि हैं, बहुत राशियों में से कुछ राशि ऐसे होते हैं जो एकदम मेन होते हैं, सरदार होते हैं उनका बीच में का, ठीक। उनके बिना काम नहीं चल पाएगा, ठीक। देख लीजिए जैसे ये मूल, अब देखिए मूल राशि जो है, मूल राशि का मतलब हम इधर देखेंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए अब देख रहे हैं, मिटाएंगे अब मूल राशि। अब हेडिंग डालेंगे मूल राशियाँ 7 होती हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7, ठीक। मूल राशियों की संख्या 7 होती है, ध्यान से देखिएगा। अब मूल राशियाँ जो 7 होती हैं, अब मूल राशियाँ का मतलब होता क्या है, इनका परिभाषा देख लीजिए। वो राशि जो स्वतंत्र होती हैं। ये बताइए स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? एकदम फ्री हो, एकदम फ्री, किसी पे निर्भर ना करता हो, ठीक। मान लीजिए हम स्वतंत्र हैं तो हम किसी पे निर्भर नहीं करेंगे, ठीक। बात समझ रहे कि नहीं? तो ये जो मूल राशि होती हैं ये भी स्वतंत्र होती हैं, किसी पे निर्भर नहीं करती हैं। अर्थात वह राशि जो स्वतंत्र हो और किसी पे निर्भर न करता हो। जैसे कंपनी है तो कंपनी में जो उसका मालिक है तो वो अपने लेबर पर निर्भर करेगा, अगर उसका लेबर छोड़ के भाग जाए तो उसका पूरा कंपनी डूब जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब वो मूल नहीं है, यानी वो मूल राशि नहीं है, ठीक। वो मेन उसमें का नहीं है, ठीक। जो दूसरे पर निर्भर न करे उसे मूल राशि माने मूल कहेंगे, यानी मेन रूप से, ठीक। तो देखिए वह राशि जो स्वतंत्र होती है अर्थात स्वतंत्र होती है अर्थात किसी दूसरे पर निर्भर
किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है कि मूल राशियाँ का परिभाषा हो गया कि वह राशि जो स्वतंत्र होती हैं अर्थात किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, एकदम मेन है, मूल का मतलब एकदम फंडामेंटल। ठीक, एकदम इनके इनसे कोई किसी का लेना देना नहीं है। ठीक, अब देख लीजिए मूल राशियाँ 7 होती हैं। पहला लंबाई होता है, लंबाई। दूसरा द्रव्यमान। ठीक, अब देख लीजिए तीसरा समय होता है। चौथा ताप। पांचवा विद्युत धारा। ठीक, विद्युत धारा। छठवां पदार्थ ज्योति तीव्रता होता है, ज्योति तीव्रता। ठीक, ज्योति तीव्रता हो जाएगा। सातवां देख लीजिए, सातवां हो जाएगा पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक, ये जो है कि हमारा ये आणविक मात्रा, ये जो है कि मूल राशियां हैं। अब देखिए मूल राशि के बाद अब ये जब राशि है, जैसे मान लीजिए अभी लंबाई राशि आ रहा था तो हमारा लंबाई 5 फुट या 5 मीटर में नाप रहे थे ना। ठीक, तो इसका मतलब कि उसका मात्रक भी होगा। जब राशि है तो उसका मात्रक जरूर होगा, यूनिट तो जरूर होगा। ठीक, तो इसका मतलब कि मूल राशि का जो मात्रक होती है उन्हें मूल राशि मात्रक बोलते हैं। तो इधर देख लीजिए, इधर अब हम लिखेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक, अब देख लीजिए, तो मूल राशि लंबाई है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। ध्यान दीजिए, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसका मतलब ये मूल मात्रक है। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, किग्रा यानी किग्रा हो जाएगा। ठीक, तो ये सब क्या है? मूल मात्रक है। समय का जो है कि सेकेंड होता है, सेकेंड। समय का क्या होता है? मूल मात्रक सेकेंड। ताप का केल्विन होगा, ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर। ठीक, ध्यान दीजिए। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होगा, कैंडेला। ठीक, पदार्थ की आणविक मात्रा का होगा मोल। पदार्थ की आणविक मात्रा का मोल होता है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, लंबाई का मीटर सब कोई जानता है। द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, सब कोई जानते हैं। समय को सेकंड में, ये तो सब कोई जानते हैं। लेकिन ताप से जो है कि गड़बड़ी आती है, ताप से। तो ताप जो है, देखिए ताप क्या है? अब इसके मात्रक से हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। केल्विन माने यानी कल, केल्विन यानी कल तापमान बहुत ज़्यादा थी। ठीक, इसका मतलब ताप का मात्रक केल्विन। कल तापमान बहुत ज़्यादा थी यानी ताप का मात्रक केल्विन होता है। यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अब देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब उसमें से, जैसे ये बताए कैंडेला मतलब मोमबत्ती होता है। कैंडेला मतलब क्या होता है? मोमबत्ती। तो इसका मतलब मोमबत्ती, अब अगर जलाते हैं मोमबत्ती जलाते हैं तो आप देखें कि नहीं, इसमें से जो है कि इसमें से ज्वाला ज्योति बहुत तीव्रता यानी तेज से निकलती है, तेजी से। ठीक, ठीक है, तो अब इतना हम बता दिए। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक कैंडेला होता है, यानी कैंडेला यानी मोमबत्ती। तो मोमबत्ती से ज्योति बहुत तीव्रता यानी तेजी से निकलती है, इसलिए ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। ये कोई मतलब नहीं हुआ, लेकिन हम ट्रिक बता रहे हैं। आप ट्रिक के माध्यम से इसका ये जो है कि याद रखिए इसका मात्रक। पदार्थ की आणविक मात्रा मोल होता है। ठीक, तो इतना सब तो हम पढ़ लिए। अब देखिए, मूल राशियाँ भी पढ़ लिए, मूल मात्रक भी पढ़ लिए। अब इनका थोड़ा हम संकेत पढ़ लें, उसके बाद तब हम फिर बीमा पढ़ेंगे। और बीमा वाला जो है कि अगले हम चैप्टर में बीमे विश्लेषण पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा मोड़ा इसमें बीमा देख लेते हैं। ठीक, अब हम उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ेंगे, फिर व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, सार्थक अंक निकालेंगे, फिर कोटिमान पढ़ेंगे। ये सब इतना हम आज पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए मूल राशियाँ दिया गया है, लंबाई ये 7 थे मूल राशियाँ दे दिए हैं हम। ठीक, 3 3 6 और 1 7। फिर मूल मात्रक दे दिए हम और बीमा दे दिए। अब बीमा को इंग्लिश में हम डायमेंशन बोलेंगे, डायमेंशन। ठीक, डायमेंशन बोलेंगे। अब डायमेंशन क्या होता है आप अगले वाले चैप्टर में बताएंगे। बीमीय विश्लेषण एक चैप्टर है। ठीक, अब अगले वाले चैप्टर में हम बीमीय विश्लेषण यानी बीमा के बारे में बताएंगे कि बीमा कैसे निकाला जाता है, क्या होता है। ठीक, अभी आप फिलहाल में इसको याद रखिए। ठीक, नहीं तो अभी बीमा बताने लगेंगे तो फिर अगला चैप्टर में और इस चैप्टर में कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, अब ये जो लंबाई है, लंबाई एक मूल राशि है। तो मूल राशि का मात्रक ही मूल मात्रक कहलाता है, यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, समय का मात्रक सेकेंड। और मात्रक का मतलब किस में मापते हैं, किसी भी भौतिक राशि को किस में मापते हैं। इसका मतलब लंबाई को किस में मापते हैं तो मीटर में, लंबाई को किस में मापेंगे तो मीटर में मापेंगे। द्रव्यमान को किस में मापेंगे? केजी में। समय को सेकेंड
सेकेंड में मापते हैं, ताप को केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता को केल्विन कैंडेला में मापते हैं, और ये जो है कि पदार्थ की आणविक मात्रा को मोल में मापेंगे। और इनका बीमा ये बताइए, लंबाई है तो कैपिटल एल, द्रव्यमान यानी मास है तो कैपिटल एम, ठीक, समय यानी टाइम है तो कैपिटल टी, टेम्परेचर यानी केल्विन है तो कैपिटल के हो जाएगा, या थीटा से भी इसको प्रदर्शित करेंगे, इनका बीमा होता है, ठीक। विद्युत धारा यानी एम्पियर का जो है कि विद्युत धारा का बीमा ए होता है, कैपिटल ए, ध्यान दीजिएगा। और ज्योति तीव्रता का बीमा होता है सी डी, इसका जो सी डी प्रतीक होता है वही हो जाएगा, ठीक। विद्युत पदार्थ की आणविक मात्रा यानी मोल का जो है कि मोल का मोल ही होता है। तो ये सब देखिए बात ध्यान दीजिएगा, बीमा को कैपिटल बड़का वाला कोष्टक में रखना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक। इसको हमेशा बड़े वाले कोष्टक में रखते हैं। अब हम चलेंगे व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक। चलिए अब हम व्युत्पन्न राशियाँ के बारे में बात करेंगे। व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तब व्युत्पन्न राशि को डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे इंग्लिश में। अब देखिए व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है, तब मूल राशि, अभी हम बताते हैं मूल माने मेन, यानी जो राशि दूसरे पर निर्भर न करे, या अर्थात स्वतंत्र होती हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशि से ही मिलकर बनी होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। वह राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बने होते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ बोलेंगे। वह राशियाँ जो मूल राशियों से मिलकर बना है, यानी वह क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बना है उन्हें हम डेराइव्ड क्वांटिटीज यानी व्युत्पन्न राशियाँ बोलेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए जैसे वेलोसिटी देख लीजिए, एग्जांपल में इसका एग्जांपल में हो जाएगा, एग्जांपल देख लीजिए, वेग हो जाएगा, वेग को वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक, वेलोसिटी बोलेंगे। देखिए अब वेग बराबर हमारा फार्मूला होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, समय को हम टाइम बोलेंगे, समय को टाइम बोलेंगे, विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक। ये बताइए विस्थापन अगर देखा जाए तो एक प्रकार का लंबाई होता है, एक प्रकार का लंबाई यानी लेंथ होता है। ध्यान दीजिएगा, यदि आप क्लास 9th में पढ़े हैं तो आपको ये समझ में आ रही होगी कि विस्थापन क्या होता है, ठीक। तो विस्थापन जो है, विस्थापन एक प्रकार का लंबाई होता है, यानी वेग बराबर देखा जाए तो लंबाई बटे समय होता है। तो ये बताइए वेग में हम कितने मूल राशियों को माने संचित किए हैं, तो वेग में विस्थापन भी है यानी लंबाई है, ठीक। फिर प्लस एक समय यानी टाइम भी है, समय भी है। ये बताइए ये दोनों मूल राशियां है कि नहीं, ठीक। ये दोनों मूल राशियां हैं, यानी जो वेग है मूल राशियों से मिलकर बना है, तो इसका मतलब वेग हमारा व्युत्पन्न राशि हुआ कि नहीं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अभी मान लीजिए चाल है तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय हो गया, दूरी बटा समय, डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चाल यानी स्पीड जो है, स्पीड, दूरी एक प्रकार का भी लंबाई होता है, लंबाई। तो लंबाई और समय, इसमें भी लंबाई और समय है, ठीक, इसमें भी लंबाई और समय है। तो ये भी जो है कि दो गो फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों से मिलकर बना है, इसीलिए चाल जो है कि ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगा, ठीक। बात ध्यान दीजिए। अब देखिए बल देख लीजिए, बल बराबर होता है यम इंटू ए, ठीक। अब देखिए हम यम को क्या बोलेंगे, यम जो एक द्रव्यमान है, ए यानी त्वरण जो होता है, त्वरण ये खुद वेग बटा समय, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ये खुद वेग और समय से मिलकर बना है। और वेग भी देखा जाए, वेग तो ये खुद जो है कि क्या लंबाई और समय से मिलकर बना होता है, लंबाई बटे समय, ठीक। बात ध्यान दीजिए। तो देखिए बल के अंदर द्रव्यमान और त्वरण है, लेकिन त्वरण को देखा जाए तो त्वरण के अंदर वेग और समय है, लेकिन वेग को देखा जाए तो वेग के अंदर लंबाई और समय है। इसका मतलब कि अगर इधर देखा जाए तो ये सब जो है कि शुरुआत ही हमारा मूल राशियों से हुआ है। इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे बल भी क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्योंकि ये मूल राशियों से मिलकर बना है। तो मूल राशि का परिभाषा यही हम बोले थे कि वह राशि, व्युत्पन्न राशि का यही मात्रक हम बताए थे कि वह राशि जो मूल राशियों से मिलकर बना है उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, ठीक, यानी डेराइव क्वांटिटीज बोलेंगे। तो इतना तो आप समझ गए, ठीक, इतना तो आप समझ गए हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे राशियाँ कुछ और पढ़ेंगे, जैसे एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है, ठीक। तो चलिए अब हम सदिश या अदिश के बारे में पढ़ेंगे, कौन राशि सदिश होती है, कौन राशि अदिश होती है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है। सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक। अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे, ठीक। देखिए सदिश राशि का परिभाषा क्या होता है। देखिए सदिश राशि का परिभाषा वह जिस राशि को व्यक्त करने के लिए, यानी व्यक्त करने के लिए माने दर्शाने के लिए, जिस राशि को दर्शाने के लिए दिशा, देखिए ध्यान से, दिशा, ठीक,
जिस राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा दिशा तथा दिशा तथा दिशा तथा परिमाण परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, दोनों की ज़रूरत हो या आवश्यकता हो, ठीक, उसे क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलेंगे। वो राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की ज़रूरत हो यानी आवश्यकता हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? हम सदिश राशि बोलेंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए विस्थापन है, ठीक, विस्थापन है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए कि हम 4 किलोमीटर से दौड़ के आ रहे हैं, ठीक, हम बोल दिए कि 4 किलोमीटर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। अभी हम ये पहला बात बोल दिए। दूसरा, कोई मान लीजिए कोई दो आदमी हैं, पहला आदमी बोल रहा है कि हम 4 किलोमीटर से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। दूसरा आदमी बोल रहा है कि हम 4 किलोमीटर पूर्व से दौड़ते हुए आ रहे हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसमें परिमाण तो है कि हाँ 4 किलोमीटर से दौड़ के आ रहा है, लेकिन दिशा नहीं है कि किधर से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो दिया है ये दूरी दिया है। क्या दिया है? दूरी। क्या दिया है? दूरी दिया है। लेकिन इसमें देखिए 4 किलोमीटर से तो आ रहा है, लेकिन इसमें दिशा भी है। इसका मतलब परिमाण भी है और दिशा भी है। तो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है उसको वो क्या 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 कहलाता है? सदिश राशि। इसका मतलब कि ये विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन, ठीक। तो विस्थापन जो है हमारा सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? सदिश राशि। तो विस्थापन सदिश राशि, इसका मतलब कि 4 किलोमीटर पूर्व से दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो इसका मतलब कि 4 किलोमीटर यानी परिमाण भी दिया है, और पूर्व यानी जो है कि इसमें दिशा भी दिया है। तो देखिए परिमाण और दिशा, तो जिन राशि को व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता हो उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। इसका मतलब इसमें परिमाण और दिशा दोनों है, तो ये इसका मतलब ये विस्थापन बोल रहा है, विस्थापन। और इसमें बस परिमाण दिया है, हाँ 4 किलोमीटर, लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं है। तो ये क्या है? दूरी। इसका मतलब ये 4 किलोमीटर दूरी से आ रहा है और ये 4 किलोमीटर विस्थापन से आ रहा है। तो ये जो है कि हमारा सदिश राशि के बारे में था। अदिश राशि के बारे में देख लीजिए। तो अदिश में बस परिमाण की ज़रूरत होती है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, और दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, ठीक। ध्यान दीजिए। चलिए अब ये इतना हम हो गया। अब देखिए अदिश राशि के बारे में देखेंगे। तो अदिश राशि तो हम बता ही दिए कि परिमाण की केवल ज़रूरत होती है। इसका मतलब कि अदिश राशि का परिभाषा सुन लीजिए। वह राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत हो, दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। वह राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है तथा दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे? अदिश राशि। और सदिश राशि वह राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता हो यानी ज़रूरत हो, उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। देखिए अदिश राशि के पहचानने के लिए कुछ ट्रिक दिए हैं। ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक से ही याद रखेंगे। ये इतना ज़्यादा है कि इसको याद करना जल्दी, ये जो है कि इसको याद करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है? दुआ की कद्र बीत गया, माने बीता गधा पर। बात समझे कि नहीं? ये अदिश राशि का उदाहरण है। दुआ की कद्र बीता गधा पर, ठीक। बात समझने कि नहीं? देखिए तो ये जो दू का मतलब, देखिए दू का मतलब क्या होता है? दू का मतलब दूरी हो जाएगा, दूरी, ठीक। आ मतलब आयतन होता है, आ मतलब आयतन, की मतलब कुछ नहीं है, बस इसको बनाने के लिए लिया गया है। क मतलब कार्य होता है, आयतन, ये देखिए आयतन हो गया। क मतलब कार्य होता है, क मतलब कार्य। द्रव का मतलब द्रव्यमान होता है, ठीक। देखिए वी माने विद्युत धारा, और इसी वी से विद्युत विभव भी हो जाएगा, विद्युत विभव, ठीक। ध्यान दीजिएगा। ता मतलब ताप होता है, घ मतलब घनत्व, और दा मतलब दाब होता है, दाब। आ देखिए प और प्र, ये प और र, प्र है, तो प्र का मतलब प्रतिरोध। तो ये जो है कि इतना, ये इसमें ये जितना है दूरी, आयतन, कार्य, द्रव्यमान, विद्युत धारा, विद्युत विभव, ताप, घनत्व, दाब, ये दाब है, ठीक। दाब, प्रतिरोध, ये सब क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ये सब अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, मतलब दुआ की कद्र बीता गधा पर, ठीक। ये हो गया। अब चलिए हम आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा मूल राशियों के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं, ठीक। तो मूल राशि क्या बोलते हैं? मूल राशि नहीं, अदिश राशि। अदिश राशि जो है कि प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, अदिश राशियाँ। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें। पहला बात देख लीजिए, प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। दूसरा देख लीजिए, इनका जो है कि इनका योग बीजगणितीय योग किया जाता है। इनका जो है कि बीजगणितीय
बीजगणितीय योग किया जाता है, योग किया जाता है, किया जाता है। ठीक, बात समझिएगा। अभी हम इसका जब जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो इसका यूज लगेगा, आप इसको अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक, पढ़ेंगे। ठीक, मापन प्रणाली, मापन प्रणाली, ठीक, मापन प्रणाली क्या होता है? मेजरमेंट सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक, सिस्टम हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट सिस्टम का मतलब मापने वाला जो है कि सिस्टम हम पढ़ेंगे, प्रणाली पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए ये 3 टाइप के होते हैं। पहला सीजीएस सिस्टम, ठीक, सीजीएस प्रणाली, ठीक ना। दूसरा होता है एमकेएस सिस्टम यानी एमकेएस प्रणाली। ठीक, उसके बाद होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक, सबसे बेकार वाला सिस्टम होता है एफपीएस सिस्टम। ठीक, यही प्रणाली बहुत खराब होती है। ये सब इस समय नहीं नापा जाता है क्योंकि ये सब पहले जो है व्यापारी नापा करते थे इसे। ठीक, एमकेएस को ही हम एसआई बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक, ध्यान दीजिएगा। ठीक, राष्ट्रीय प्रणाली इसको बोलते हैं, राष्ट्रीय प्रणाली यानी यही हमारा, इसी से हम मापते हैं। कुछ भी हम मापा जाता है इसी से मापा जाता है अधिकतर एसआई में। ठीक, एसआई को ही हम एमकेएस बोलेंगे। देखिए यहाँ से सीजीएस अगर देखा जाए, सीजीएस प्रणाली, तो सीजीएस देखिए हम लंबाई, ठीक, लंबाई, और देखिए यहाँ पे लिख लीजिए लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन तीनों को हम किसी प्रणाली में मापते हैं। वो प्रणाली 3 टाइप के होते हैं, एक सीजीएफ और दूसरा एमकेएस और तीसरा एफपीएस होता है। ठीक, एमकेएस को ही एसआई बोलेंगे। और देखिए लंबाई को हम अगर सीजीएस में मापेंगे, सीजीएस में लंबाई को यदि हम सीजीएस में मापेंगे तो देखिए सी का मतलब सेंटीमीटर, ठीक, जी का मतलब होता है ग्राम, और यस का मतलब सेकेंड होता है, सेकेंड। ठीक, बात ध्यान दीजिएगा। देखिए सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हुआ कि लंबा, यदि हम सीजीएस में देखा जाए तो जैसे मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर, हम अगर यदि मान लीजिए कि कोई जैसे यही मार्कर, तो मार्कर का लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, 10 से मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है। तो यदि हम यदि बोल दिए कि इसका ये जो है कि कितना, ये इसका किस प्रणाली में मापे हैं, तो हम पहले सुनेंगे 5 सेंटीमीटर बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर, माने सेंटीमीटर बोल रहा है कि मीटर बोल रहा है, यही हम सुनेंगे। तो बोल रहा है सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आता है? 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर आ गया तो कन्फर्म है कि ये सीजीएस में होगा, क्योंकि सी से सेंटीमीटर। ठीक, बात समझ में? यदि हमारा वजन है मान लीजिए 60 केजी है, ठीक, यदि इसी को ग्राम में बताया जाए, ग्राम में, ठीक, तो हमारा समझिए कि उस सीजीएस में बताया जा रहा है। ठीक, समय को किस में सीजीएस में सेकंड में, और एमकेएस में भी सेकंड में, और एफपीएस में भी सेकंड में ही मापते हैं। ठीक, अब देखिए एम का मतलब, देखिए इसमें सीजीएस में लंबाई को सेंटीमीटर में माप रहे थे, लेकिन एमकेएस में मीटर में मापेंगे। यहाँ पे सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे मीटर। यहाँ पे जी से ग्राम होता था तो यहाँ पे के से केजी हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रणालियों में समय को सेकंड में ही मापते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम, उसके बाद सेकंड, मीटर, केजी, उसके बाद सेकंड। एफ का मतलब होता है फुट, उसके बाद पी से पाउंड, उसके बाद क्या होता है? एस से सेकंड होता है, एस से सेकंड। ठीक, बात समझ रहे कि नहीं? तो ये जो है कि ये ज़्यादा उतना उपयोगी नहीं है एफपीएस। ठीक, हम ज़्यादा से ज़्यादा एसआई यानी एमकेएस में हम कुछ भी मापते हैं। ठीक, यही हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, यानी हमारा राष्ट्रीय है। जैसे होता है ना राष्ट्रीय पशु होता है, क्या राष्ट्रीय पक्षी क्या होती है? ठीक, राष्ट्रीय मिठाई क्या होता है? तो ये जो है कि वैसे ही ये भी राष्ट्रीय सिस्टम यानी राष्ट्रीय प्रणाली हम लोग का क्या है? एसआई है। ठीक, राष्ट्रीय जो है कि एमकेएस ही, उसी को एमकेएस बोलेंगे या तो एसआई बोलेंगे। ठीक, चलिए मापन प्रणाली हो गया। ठीक, अब हम फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे छोटी दूरियाँ के मात्रक। ठीक, यहाँ पे देखेंगे बड़ी दूरियाँ के लिए। ठीक, यहाँ पे छोटी दूरियाँ के लिए मात्रक देखेंगे, यहाँ पे बड़ी दूरियाँ के लिए मात्रक देखेंगे। यहाँ पे दूरी का मात्रक देखना है। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? ठीक, 1 mm है, 1 mm, तो 1 mm का मतलब कि मिलीमीटर। ठीक, तो 10⁻³ होता है। ठीक, याद कैसे रहेगा? मिली यानी ये बताइए, हम 3 बार कोशिश कुछ करते हैं मिलने के लिए, कुछ पाना है मैंने लेने के लिए। ठीक, मिलना है, हम कहेंगे मान लीजिए ऐसा नहीं होता है कि मिलेगा कि नहीं। ठीक, तो वैसे ही 3 बार, यदि 3 बार कोशिश करें तो मिली, 3 बार कोशिश किए तो मिली, लेकिन 3 बार से अधिक हो गया, 6वां बार हो गया तो माइक्रो यानी मार के लेना पड़ेगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो माइक्रोन यानी मारना, यानी 10⁶ यानी 6 आ जाएगा, तो माइक्रोन यानी मारो। ठीक, 3 पे मिली तो मिली,
छुआ पे अगर ना मिली तो माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है। और 1 mm यानी मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर होता है। ठीक, नैनो 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 यहीं से 9 दिख रहा है, 10⁻৯ मीटर यहीं से दिख रहा है। ठीक, एक्सरे ठीक, तो एक्सरे में कितना हो जाएगा 10⁻13 फर्मी तो 10⁻15 फर्मी 10⁻15 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, एक एक्सरे बराबर 10⁻13 मीटर। ठीक, तो ये इतना हो गया। अब 1 सेंटीमीटर तो आप पहले से ही जानते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर होता है। ठीक, अब बड़ी दूरियाँ के लिए देखा जाए तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर, 10⁻³ का मतलब कि 10 × 10 × 10। ठीक, और 10 × 10 का मतलब कि 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर में एक किलोमीटर होता है। आप तो ये 6 या 7 से ही जानते हैं, क्लास 7 से ही जानते हैं। एक प्रकाश वर्ष यानी इसी को लाइट ईयर बोलेंगे, लाइट ईयर, ये जो है कि दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा लंबाई को 4 मीटर मापा जाएगा, तो मीटर जो है दूरी का लंबाई का मात्रक हो गया, उसी तरह ये भी मात्रक होता है। तो एक प्रकाश वर्ष, उसको प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ठीक, देखिए 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 × 10⁻15 मीटर होता है। ये छोटी मोटी दूरी नहीं है, बहुत बड़ी दूरी है। ठीक, एक पारसेक देख लीजिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, ध्यान दीजिएगा, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, सबसे छोटा एंगस्ट्रॉन। ठीक, अब देख लीजिए 1 पारसेक बराबर 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है, 3.084 × 10⁻16 मीटर होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये थोड़ा मोड़ा ये दूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगा। ठीक, 1 पारसेक जो है कि इसको बोला जाता है। ठीक, चलिए अब हम फिर आगे देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब हम पढ़ेंगे सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, सार्थक अंक पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोटिमान पढ़ेंगे। ठीक, सार्थक अंक हम पढ़ेंगे, सार्थक अंक, उसके बाद पढ़ेंगे हम कोटिमान पढ़ेंगे, कोटिमान पढ़ेंगे। ठीक, तो ये जो है कि हमारा ये बहुत अच्छा टॉपिक अब हम आए हैं, सार्थक अंक और कोटिमान के। और ध्यान रहे ये सब अभी हम बेसिक बता रहे हैं, यदि आपको ये सब आएगा तभी हम आगे जब चलेंगे तो उसमें जो है कि आपको समझ में आएंगे। ठीक, इसीलिए ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ये मत समझिए कि क्लास 9 का है, 8 का है, तो ये मत समझिए, इसको छोड़ मत दीजिएगा। यही सब जो है कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से हम लोग का कमज़ोर हो जाता है। ठीक, और हम फिर भी बोल रहे हैं कि आप सिंगल गियर में रहिए। ठीक, डबल गियर में रहने की कोशिश ना करें। ठीक, नहीं तो फिर आगे किसी भी गाड़ी को देखिएगा, डबल गियर में अगर किसी ऊंचाई पे ले जाना होता है ना, तो वो बंद हो जाती है वहीं पे। ठीक, हम ये बात आपको पहले भी बोल चुके हैं। ठीक, आप खुद डबल गियर में ना रहें, सिंगल गियर में रहेंगे तो आप कितने भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। ठीक, हो सके तो आप हमारे बातों को आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो उसी तरह आप यहाँ पे देखिए सार्थक अंक क्या होता है। ठीक, पढ़ाई लिखाई मन से कीजिए। ठीक ना, सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक का मतलब देखिए, सार्थक का मतलब एकदम माने रियलिटी, एकदम वास्तव में, रियली में कितना है वो अंक, एकदम रियली में कितना है। ठीक, जैसे मान लीजिए हम मान लीजिए ये कोई देख लीजिए, ये हम ये से बंदूक ऐसे मारते हैं ना, ये स्टैंड होता है। देखिए बंदूक मारने वाला एक क्या होता है, स्टैंड होता है। ठीक, और बीच में एक ये ऐसे होता है और ऐसे होता है। ठीक, इसको स्टैंड पे ऐसे लगाया जाता है, ये स्टैंड पे ऐसे खड़ा होता है। ठीक, और इसी पे हम बंदूक मारते हैं, कभी यहाँ पे लगता है, कभी यहाँ पे लगता है, कभी यहाँ पे, कभी एकदम बीच में। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि मान लीजिए हम बंदूक मारे और यहाँ पे गोली आके यहाँ पे लग गई, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है कि ये सार्थक नहीं है, ये सार्थक यानी, और सार्थक कोई हम बोलेंगे यथार्थ, क्या बोलेंगे, यथार्थ बोलेंगे, यथार्थ का मतलब एकदम शुद्ध, एकदम रियलिटी में जो हमको चाहिए वहाँ पर गया है। ठीक, लेकिन अगर देखिए ये एकदम जहाँ पे जाना चाहिए उसके जस्ट आसपास है, तो इसको हम परिशुद्धता बोलेंगे, परिशुद्धता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, शुद्ध है लेकिन उतना भी शुद्ध नहीं है जितना चाहिए, तो इसीलिए इसको बस परिशुद्धता नाम रख दिए। ठीक, बात ध्यान दीजिए। लेकिन अगर हम जहाँ पे चाहिए वहाँ पे यदि हम मार दिए तो उसको यथार्थ यानी सार्थक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सार्थक। तो कुछ अंक जो है ऐसे मान लीजिए कि उसको हम
इसे नॉर्मली में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 5.93 है तो इसको हम 6 लिख देते हैं। तो ये जो है कि ये देखिए ये यथार्थ है, ये परिशुद्ध है। क्या है? परिशुद्ध है, परिशुद्धता है, परिशुद्धता इसलिए है क्योंकि देखिए इसमें ये 6 है तो 6 ये परिशुद्धता हो गया क्योंकि ये 5 के आसपास है। ठीक, 5 के आसपास है। लेकिन अगर रियली में देखा जाए तो 5.93 ये क्या है? यथार्थ है। यथार्थ यानी शुद्ध है, यथार्थ यानी शुद्ध है। ठीक, यानी यही हमको चाहिए, लेकिन हम इसी को 6 लिख दिए हैं। बात समझ आ रही कि नहीं? तो उससे मतलब ये परिशुद्ध हो गया, परिशुद्धता हो गया, और ये क्या हो गया? यथार्थ हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे कि सार्थक अंक हम कैसे जो है कि कैसे निकाला जाता है। सार्थक अंक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन भी है, ये बहुत ज़्यादा पूछता भी है। ठीक, तो अब चलिए हम देखते हैं। ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए अब हम बता रहे हैं। अब सार्थक अंक है, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक जैसे पहला देख लीजिए, जैसे मान लीजिए सभी अशून्य जितने भी अशून्य है वो सब सार्थक अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 6 ये सब, इसमें जितने सार्थक अंक है इसमें भी एक ही सार्थक अंक है। इसमें देखिए एक अंक है। जैसे मान लीजिए 123, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है? 3 है। 1 2 3 3 अंक है। 5 6 3 2 8, जैसे मान लीजिए 5.325, इसमें देखिए सार्थक अंक कितने? इसमें कोई भी शून्य नहीं है, अशून्य है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। ठीक, 2.223 आ गई। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या तो 1 2 3 4, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो गई? 4। तो ये जो है कि अशून्य वाले जितने होते हैं सभी उस सार्थक अंक कहलाएंगे। ठीक, अब दूसरा नंबर देख लीजिए, दूसरा क्या होता है। ठीक, अगर बीच में शून्य है, बीच में क्या है? शून्य है। बीच में शून्य आ रहा है, बीच में शून्य, तो सार्थक अंक होगा। ठीक, होगा। जैसे मान लीजिए 2.0034 है। ठीक, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगी? 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 5। जैसे 6.0 जैसे 6.800302 है। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मान लीजिए 8 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 होगा ना? 7 यहाँ पे लिखिए। ठीक, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 7। तो ऐसे जो अगर बीच में शून्य है तो उसको हम सार्थक अंक में लेते हैं। ठीक, तीसरा देख लीजिए। तीसरा जैसे मान लीजिए अगर शून्य एकदम पहले आ जाए, 0.000325, तो अब देखिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो इसमें नहीं गिनेंगे, इसमें इन लोगों को नहीं गिनेंगे, इसको नहीं गिना जाएगा, बस गिना जाएगा इसको, यानी 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक, 0.002035332 इतना है। इसमें सार्थक अंक की संख्या देख लीजिए। तो ये सब अंकों के ये सामने है, तो इसमें ये सार्थक अंक की संख्या नहीं लिया जाएगा। लेकिन अभी हम बोले हैं कि बीच में जो शून्य रहता है, देखिए बीच में शून्य, इसको सार्थक अंक में लेंगे, यानी 1 2 3 4 5। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक, तो ऐसे सब लिया जाता है। ठीक, अब 4 नंबर देखिए। अब 4 नंबर बात क्या बोल रहा है? अगर अंक के बाद में यदि शून्य है तो वो सार्थक अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए 6.3.032000 है। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 7। यानी दशमलव के बाद वाला जो जीरो रहेगा उसको गिनेंगे, पहले वाला भी गिनेंगे, लेकिन अंक से पहले नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए 5.00.300 है, ये 3 वो जीरो है, इसमें का सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी कितनी है? 7। तो ये से हम जो है कि सार्थक अंक संख्या गिनते हैं। पाँचवा देख लीजिए। पाँचवा जो है कि बहुत कंफ्यूज करने वाला आता है। जैसे मान लीजिए 3.23 है, गुणे 10 का पावर 12 है। इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या इसमें, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, बस ये दिखाया जाता है 1 2 3। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 3। जैसे मान लीजिए 0.0032 गुणे 10 का पावर 12, 10 का पावर 10 है। ठीक, इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए अंक से पहले वाला जीरो को नहीं लिया जाता है, ये नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसी का 1 2 बस 2, और इसको भी नहीं लिया जाएगा, ऐसे होता है। ठीक, 10 के घात वाले में 10 के घात वाले जितने होते हैं वो जो है कि सार्थक अंक में नहीं आते हैं। ठीक, तो इतना हम सार्थक अंक के बारे में जान गए। अब हम कोटिमान के बारे में देखेंगे। कोटिमान के बारे में अब देखिए आप अच्छे से, इसको अब हम मिटा देना इस। चलिए अब हम कोटिमान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कोटिमान क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए 3.16 से यदि अधिक, ठीक, तो एगो जोड़ दिया जाता है।
3.16 से यदि कम तो वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। बस खत्म हो गया, हमारा खोटी मान खत्म। जैसे मान लीजिए 3.16 से अधिक तो प्लस एगो यानी एगो जोड़ेंगे, 3.16 से कम तो वैसे ही रहता है। यदि 3.16 से बराबर भी रहेगा तो भी वैसे ही रहता है। ठीक, अब देखिए जैसे मान लीजिए दो, अब ये क्या हम बोल रहे हैं, ये तो आपको बात समझ में आ नहीं रही होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। अब इसका मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए 4.63 गुणे 10⁻12 है, तो ये बताइए ये वाला जो संख्या है ये 3.16 से अधिक है कि कम है। तो आप खुद देख लीजिए, ये 3 रुपया 16 पैसा है, ये 4 रुपया 63 पैसा है, यानी ये अधिक है, यानी 3.16 से अधिक है। और 3.16 से अधिक का मतलब इसके घात में एगो जोड़ दिया जाएगा, यानी इसका जो है कि कोटिमान 10 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए 1.23 गुणे 10⁻12 है। ठीक, 12 है, तो अब देख लीजिए इसका कोटिमान, तो ये 3 ये वाला ये जो संख्या है ये 3.16 से कम है, 3.16 से कम है, इसीलिए जो है कि इसका जो ये घात है वैसे रह जाएगा, यानी कोटिमान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब मान लीजिए अब जैसे 6.33 गुणे 10⁻10 है, तो इसमें कोटिमान की संख्या ये देखिए 3.16 से अधिक है, तो इसमें एगो जोड़ देंगे, यानी 10⁻11 यानी 11 कोटिमान हो जाएगा। ठीक, तो यही कोटिमान है और कुछ नहीं है। तो हम सार्थक और कोटिमान खत्म कर लिए हैं। अब हमारा देखिए मापन मात्रक ये सब खत्म कर लिए, सार्थक खत्म कर लिए, कोटिमान भी खत्म कर लिए हैं। ठीक, उसके साथ साथ मूल मात्रक, मूल राशि, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक, फिर बीमा भी लगभग कुछ से ख़त्म कर दिए। तो इतना सब खत्म करने के बाद अब हमारा बच गया है त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि विश्लेषण छोटा चैप्टर नहीं है, इसके बारे में हम अच्छे से अगले वाले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। ये जो है कि इतना ही तक था, ये बेसिक था, इसको आप अच्छे से क्लियर कीजिए, तब त्रुटि विश्लेषण अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, त्रुटि विश्लेषण में आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरी होगी, कैलकुलेशन आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम अगले वाले वीडियो में हम त्रुटि विश्लेषण पढ़ेंगे, तब तक ये पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक, ये बेसिक था, बेसिक पूरा आपका ख़त्म हो गया है। ठीक, अब हम अगले वाले वीडियो में त्रुटि विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक, चलिए।